कैसे एक देशभक्त साइंटिस्ट को सिस्टम ने गद्दार घोषित कर दिया। कहानी उस रॉकेट साइंटिस्ट की जिसने भारत को दशकों पहले आत्मनिर्भर बनाना चाहा, जो न्याय के लिए 24 साल तक लड़ता रहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला और फिर जिसे मोदी सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। कहानी नंबी नारायणन की। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कहते हैं जीनियस हार नहीं मानते। जीवन में कई किस्से ऐसे भी सामने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा भी हो सकता है, खासकर उस व्यक्ति के साथ जिसका पूरा जीवन अपने देश के लिए समर्पित रहा हो, वो देश को आगे ले जाने के लिए हर पल प्रयासरत और संघर्षरत रहा हो। अचानक उस पर देश से गद्दारी करने का आरोप मढ़ दिया जाए। 24 सालों तक वो इस पीड़ा के साथ जीता रहे और न्याय के लिए लड़ता रहे। समझा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उस व्यक्ति और उसके परिवार पर क्या कुछ न गुजरा होगा, हम सिर्फ समझ ही सकते हैं। असल में तो सिर्फ वही अपनी पीड़ा का एहसास कर सकता है जिसने उसे जिया है। कैसे राजनीतिक षड्यंत्र, गद्दारी, गिरफ्तारी, प्रताड़ना और फिर कोर्ट की तारीख पर अटकी नंबी नारायणन की पूरी जिंदगी नर्क बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के प्रतिभावान वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिन्हें एक षड्यंत्र के तहत देशद्रोह के मुकदमे में फंसाया गया। खुद पर लगे कलंक और उसे धोने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। तारीख थी 30 नवंबर 1994, जब उन पर जासूसी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनके साथ शुरू हुआ जेल में यातनाओं का दौर। उनके करियर को बर्बाद कर दिया गया, उनके मान सम्मान को धूमिल कर दिया गया। उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार इस षड्यंत्र की भेंट चढ़ गया। दोस्त, रिश्तेदार, समाज उन्हें घृणा की नज़रों से देखने लगा। कसूर सिर्फ यही था कि वो व्यक्ति भारत को उस वक्त रॉकेट साइंस में आत्मनिर्भर बनाना चाहता था जब देश अमेरिका, फ्रांस और रूस पर निर्भर हुआ करता था। उस समय ये देश भारत से मनचाहा दाम टेक्नोलॉजी सप्लाई के नाम पर वसूलते थे। अमेरिका और फ्रांस नहीं चाहते थे कि भारत कभी स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो पाए या उसे कोई भी अन्य देश स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी फॉर्मूला या टेक्नोलॉजी शेयर करे। रूस के मन में भारत के प्रति मदद की लालसा थी, लेकिन अमेरिका और फ्रांस का उस समय इतना दबदबा था कि वे रूस तक को धमकी देते थे कि अगर भारत की मदद की तो समझ लेना उनकी धमकी का असर रूस पर साफ साफ था। ऐसी परिस्थिति में नंबी नारायणन ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया था कि वो अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। वो अपने मिशन को अंजाम देने ही वाले थे कि उनके खिलाफ साजिश रच दी गई। नंबी नारायणन विदेशी ताकतों की लालच और षड्यंत्रकारी राजनीति की भेंट चढ़ गए। पूरे 24 साल तक नंबी नारायणन दर दर भटकते रहे, ये सिद्ध करने के लिए कि वो निर्दोष हैं। उनकी देशभक्ति पर कोई दाग नहीं लगा सकता। इस दरमियां पल पल वो न्याय के लिए लड़ते रहे। फिर आया 14 सितंबर 2018 का वो दिन जब रिटायर वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन के चेहरे पर मुस्कान आई। चेहरे पर सुकून क्या होता है, नंबी नारायणन को उस दिन देख इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ये वो दिन था जब 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया था। केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायणन को उनकी सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे लाभ दिए जाएं। आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह बता रहे हैं कहानी उस प्रतिभावान वैज्ञानिक नंबी नारायणन के संघर्ष की, जिस पर पहले जासूसी का आरोप लगा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जूझना पड़ा और अंत में सोने की तरह वो तप तपाकर बाहर निकला। क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे पहले लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत किसने की? क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे पहले लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर का विकास किसने किया था?
अगर नहीं तो जान लीजिए। उनका नाम है एस नंबी नारायणन। नारायणन ही इसरो के वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1970 की शुरुआत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। ये वो दौर था जब एपीजे अब्दुल कलाम की टीम सॉलिड मोटर पर ही काम कर रही थी। नारायणन ही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1992 में देश में क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के विकास का बीड़ा उठाया था। उस वक्त अमेरिका और फ्रांस के दबाव में हमारा मित्र देश कहा जाने वाले रूस भी हमें क्रायोजेनिक इंजन बेस्ड फ्यूल टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहा था, जबकि रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत के साथ हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन भारत को टेक्नोलॉजी से दूर रखने के लिए अमेरिका और फ्रांस ने व्यापार के लोभ, लालच और अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए किस तरह एक षड्यंत्र के तहत नंबी नारायणन और उनकी टीम के खिलाफ साजिश रची, उन्हें अपने जाल में फंसाया, ये 24 साल बाद देश को पता चला, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेदाग साबित किया। लालच और सत्ता की साजिश किस हद तक एक व्यक्ति के साथ साथ देश की सामरिक शक्ति को तबाह कर देती है, इसका जीता जागता उदाहरण है एस नंबी नारायणन। नंबी नारायणन के खिलाफ कैसे रचा गया षड्यंत्र। साल 1994 का वो अक्टूबर महीना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से मालदीव की एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है। नाम था मरियम राशिदा। मरियम पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग के बारे में खुफिया जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान को बेचने का आरोप लगा। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी थी। फिर षड्यंत्र के जाल में फांसा गया नंबी नारायणन को। उसके कुछ दिन बाद स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नंबी नारायणन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और इसरो के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। वो रूस से तकनीकी हासिल कर इस पर शोध कर रहे थे। उस समय केरल में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे के करुणाकरन। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। 30 नवंबर 1994 को नंबी नारायणन के घर पर 3 पुलिस वाले पहुंचे। उस वक्त नंबी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने पुलिस वालों से पहला सवाल पूछा, क्या मैं गिरफ्तार हो गया हूं? जवाब में पुलिस वालों ने कहा, नहीं। उनके साथ 2 और साइंटिस्ट डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि एसके शर्मा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की सहेली फैजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर पाकिस्तान को इसरो रॉकेट इंजन की सीक्रेट जानकारी देने के आरोप थे। कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूसरे देशों से साझा करने का आरोप लगाया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने नंबी नारायणन से पूछताछ की तो उन्होंने आरोपों का खंडन किया। ये मामला कई सालों तक चलता रहा। नंबी खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। नंबी को भारत के आधिकारिक गुप्त कानून के उल्लंघन और भ्रष्टाचार जैसे आरोपों के अंतर्गत 11 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि जांच अधिकारियों ने कस्टडी के दौरान नंबी नारायणन को मारा पीटा, उन्हें बिस्तर पर लिटाकर उनके साथ अमानवीय कृत्य किए गए। उन्हें 30-30 घंटे तक सीधे खड़े रहकर सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता था। नंबी नारायणन का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, लेकिन बताया जाता है कि इसकी रिपोर्ट कभी अदालत तक नहीं पहुंची। उन दिनों ये मामला अखबारों की सुर्खियां बन रहा था। बिना जांचे परखे पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नंबी नारायणन को देश का गद्दार बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायणन रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने देश के रॉकेट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम को कई दशक पीछे ढकेल दिया। दिसंबर 1994 में इस मामले की जांच सरकार ने सीबीआई को सौंप दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और केरल पुलिस ने नंबी नारायणन पर जासूसी के आरोप लगाए थे। सीबीआई ने उन्हें सही मानकर जांच शुरू कर दी। जनवरी 1995 में नंबी को बेल पर रिहा किया गया।
कैसे नंबी नारायणन ने लड़ाई को जारी रखा और अंत में उन्हें न्याय मिला। अप्रैल 1996 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJI की अदालत में रिपोर्ट सौंपते हुए CBI ने मामले को फर्जी बताया और नारायणन पर लगे आरोपों को गलत बताया। CBI ने अपनी जांच में नंबी नारायणन को निर्दोष पाया। CBI जांच में ये बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नंबी नारायणन को झूठे केस में फंसाया गया था। केरल पुलिस के सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत पाए गए। जांच में इस बात के संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर नंबी नारायणन को साजिश का शिकार बनाया गया। ये सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। ये वो दौर था जब भारत अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका, फ्रांस समेत अन्य देशों पर निर्भर था। करोड़ों अरबों रुपए किराए चुकाकर स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से आयात किया करता था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। SIT के जिस अधिकारी CB मैथ्यूज ने नंबी के खिलाफ जांच की थी, उसे केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने बाद में राज्य का DGP बना दिया। CBI जांच में CB मैथ्यूज के अलावा तत्कालीन SP KK जोशुआ और S विजयन के भी इस साजिश में शामिल होने की बात सामने आई थी। मई 1996 में कोर्ट ने CBI की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। लेकिन मई 1998 में केरल की तत्कालीन CPM सरकार ने नंबी नारायणन को फंसाने के लिए मामले की फिर से जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। फिर भी नारायणन और उनके परिवार के मानसिक तौर पर प्रताड़ित होने का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ था। नंबी नारायणन ने मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को क्षतिपूर्ण का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। साल 2012 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नारायणन को 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया। केरल हाई कोर्ट के फैसले से नंबी नारायणन संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ना दी थी उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। केरल हाई कोर्ट द्वारा बरी हो जाने के बाद भी वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में नंबी नारायण की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हुई जिन्होंने नारायणन को गलत तरीके से केस में फंसाया था। नारायणन ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि पूर्व DGP और पुलिस के 2 सेवानिवृत्त अधीक्षकों KK जोशुआ और S विजयन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। वैसे तो नंबी नारायणन 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखी और 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायणन को उनकी सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे लाभ दिए जाएं। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नंबी नारायणन को मुआवजे के साथ बकाया रकम और अन्य दूसरे लाभ केरल सरकार देगी। इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने उन्हें जासूसी के झूठे मामले में फंसाया था। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी नारायणन के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायणन को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती है, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब यह फैसला सुना रहा था तब नंबी नारायणन वहां मौजूद थे। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नंबी नारायणन को सुकून मिला होगा। जब भारत रॉकेट साइंस में आत्मनिर्भर होने की दहलीज पर खड़ा था, नंबी नारायणन को जब गिरफ्तार किया गया तब वो क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे। अमेरिका और फ्रांस भारत को दबाना चाहते थे। वे दोनों नहीं चाहते थे कि भारत इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बने। 1992 में भारत ने रूस के साथ क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल के विकास के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए 235 करोड़ रुपए का करार किया था।
जबकि अमेरिका और फ्रांस ने इसी टेक्नोलॉजी के लिए करीब 950 और 650 करोड़ का प्रस्ताव रखा था। भारत ने अमेरिका और फ्रांस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि भारत को रूस से वही डील आधे से भी कम दामों पर मिल रही थी और तो और उनकी टेक्नोलॉजी उससे कहीं ज़्यादा आधुनिक थी। उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को पत्र लिखकर भारत के साथ हुए समझौते पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति क्या, दरअसल उन्होंने तो विशेष 5 देशों के समूह से ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दे दी। उस समय येल्त्सिन के नेतृत्व वाला रूस सहम गया और दबाव में आकर भारत के साथ समझौता तोड़ लिया। अंत में रूस को समझौते पर संशोधन करना पड़ा कि फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन वो हार्डवेयर सप्लाई करेगा। उस कठिन दौर में नारायणन ने भारत में खुद क्रायोजेनिक इंजन बेस्ड लिक्विड विकसित करने का बीड़ा उठाया। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायणन के खिलाफ साजिश नहीं होती तो भारत कई साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। तब नंबी नारायणन ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया था कि वो अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। वो अपने मिशन को सही दिशा में लेकर चल रहे थे, तभी अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश की गई। नंबी नारायणन ने अपने साथ हुई साजिश पर रेडी टू फायर हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस नाम से किताब भी लिखी है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने नंबी नारायणन को पद्म भूषण से नवाजा, बहुत कम लोगों को ही पता होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब केरल गए थे तो जिन कुछ खास लोगों से उन्होंने खुद मिलने में दिलचस्पी दिखाई थी, उनमें से एक इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन भी थे। देश के इस महान वैज्ञानिक के साथ हुई साजिश के खिलाफ भाजपा को छोड़ किसी भी राजनीतिक दल ने कभी आवाज नहीं उठाई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी इस मामले में बहुत पहले से नंबी नारायणन के समर्थन में खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस साजिश के तमाम पहलुओं को उजागर किया था। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। नंबी नारायणन ने कहा था, पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने की मुझे बहुत खुशी है। मुझे सभी स्वीकार रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निर्दोष बताया, फिर केरल सरकार मेरे पास आई और अब केंद्र ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। आज नंबी नारायणन पर बने फिल्म की काफी चर्चा हो रही है। इस फिल्म का नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। फिल्म की कहानी लिखने से लेकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और यहाँ तक कि लीड एक्टर के रोल में आर माधवन ही हैं। उन्होंने नंबी नारायणन को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से जिया है। फिल्म की कहानी नंबी नारायणन के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से लेकर उन पर लगे जासूसी के आरोपों और उसके बाद तक के जीवन काल पर आधारित है। ये फिल्म 19 मई 2022 को कान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई थी, जहां दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर फिल्म की तारीफ की थी। ये फिल्म भारत में भी रिलीज हो चुकी है और दर्शक इसकी काफ़ी सराहना कर रहे हैं। सच में जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नंबी नारायणन देश के सच्चे भक्त हैं और देशवासियों को उन पर गर्व है। आजाद सिपाही के विशेष में अब भी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।